नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले आर्टिकल हम ये डिस्कस करेंगे साइंस फॉर ऑल। डिटेल से बेसिक्स के साथ ये इशू हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश हो रही है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र में। क्या रिपरकशंस हैं, साइंस के क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सब कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, इंडिया का जो इंटरेस्ट है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर एकदम से क्यों बढ़ गया है। तीसरा आर्टिकल फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है, क्या इंडिया ज्वाइन करेगा, फिनलैंड के नाटो के ज्वाइन करने के रिपरकशंस क्या हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब आज एथिकल चीज़ नहीं है, काम की चीज़ है। एक बार ना अब्राहम लिंकन ने ये बात बोली थी, अगर कोई मुझे 6 घंटे देना, 6 घंटे में आपको ये पेड़ काटने हैं, मैं शुरुआत के 4 घंटे तो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। मतलब समझ गए, जो आरी मुझे दी गई है पेड़ काटने के लिए, मैं उसकी जो धार है ना वो तेज करूंगा पहले 4 घंटे, और लास्ट के 2 घंटे मैं पेड़ काटूंगा। क्या मतलब है इस चीज का। एक स्टोरी है फेमस, आपने सुनी होगी, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। एक लकड़हारा था जो एक दिन में आप मान लीजिए 40 किलो लकड़ी काटा करता था, लेकिन ना धीरे धीरे उसकी आउटपुट कम आना स्टार्ट हो गई, 20 किलो 15 किलो। तो मालिक ने ना इस लकड़हारे को निकाला नहीं काम से, लेकिन एक दूसरे लकड़हारे को रख दिया। वो लकड़हारा एक दिन में 40 से ज़्यादा लकड़ी काट रहा था, 50 किलो। समझ गए। तो ना पहला लकड़हारा और ज़्यादा काम करने लगा, और ज़्यादा मेहनत करने लगा, खाना भी खाना उसने बंद कर दिया। उसका कंपटीशन हो गया कि दूसरे लकड़हारे से तो कम से कम मैं ज़्यादा लकड़ी काटूंगा, लेकिन सब कुछ करके भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोग्राम 30 किलोग्राम तक लकड़ी काट पाया, उससे ज़्यादा नहीं। तो आखिरकार ना उसने अपने मालिक को जाके बोला, देखो मैंने आपको निराश किया, पुराने समय से हूं मैं, आप मुझे निकाल नहीं रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं कम लकड़ी काट पा रहा हूं। तो डिस्कशन हुई आपस में। मालिक ने ना बातों बातों में एक बात पूछी, एक बात बताओ, तुमने आखिरी समय कुल्हाड़ी की धार कब तेज करी थी। यहीं से गलती का पता लग गया कि पहले वाला लकड़हारा मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी की धार नहीं तेज कर रहा था। यही गलती कई बार हम लाइफ में कर देते हैं। आप देखो 2023 में अटेम्प्ट ले रहे हो, आखिरी पड़ाव पर हो, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज रखना। आपकी धार है आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपका माइंड, इन सबको आप फ्रेश रखना, अपनी बॉडी को समय देना। सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि जितना ज़्यादा हो सके एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है, इससे कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट अगर मेडिटेशन को निकाल सको आज की इस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में, तो बहुत सही है। तो चलिए अब अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस फॉर ऑल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो यूनियन कैबिनेट ने ना एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट है क्या, लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। साइंस से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल इजी टर्म्स में, लेमन लैंग्वेज में। ये जो लीगो है ना, यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं और इनको डिटेक्ट करना ही क्यों है। ग्रेविटेशनल वेव्स ना एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो तालाब में आप कोई पत्थर फेंकते हो, तो इस प्रकार से वाटर की ना रिपल्स क्रिएट होती हैं। तालाब में पत्थर मारते हो तो इस प्रकार से रिपल्स क्रिएट होती है ना। उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो भी रिपल्स हैं, लेकिन वो तालाब में नहीं है, वो स्पेस में है। बहुत छोटी रिपल्स होती हैं स्पेस में, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अब आपके माइंड में ये आया होगा कब क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है।
जैसे देखो बड़ी मास की बॉडीज, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल है, ब्लैक होल, दो ब्लैक होल आपस में टकरा गए या फिर एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहे हैं, ऐसे जो फेनोमेनन्स होते हैं ना, तब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं। समझ गए? फिर से तालाब का एग्जांपल लीजिए, तालाब में पत्थर मारा, तब तालाब में वाटर की रिपल्स क्रिएट होंगी, ऐसे ऐसे करके। उसी प्रकार से स्पेस में बड़ी मास की बॉडीज जैसे ब्लैक होल्स दो आपस में टकरा गए, एक दूसरे के आर पार मूव कर रहे हैं, तब स्पेस में इस प्रकार की रिपल्स क्रिएट होती हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। अब वैसे इन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट आपको पता है यूएसए के साइंटिस्ट तो तेज़ हैं, तेज़ हमारे साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन यूएसए थोड़ा एडवांस है, हमें यूएसए के बराबर आते आते समय लगेगा। तो यूएसए के साइंटिस्ट ने ना ये ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की है जिसका नाम है लीगो। इनका मकसद ही ये है, अभी ऐसी दो ऑब्जर्वेटरी यूएस में हैं, जगह का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड ढूंढने में मुझे लगेगा, ये रहा यहां पर। एक तो है देखो यूएस के लुसियाना में, स्पेसिफिक जगह का नाम है लिविंगस्टन, ये है यूएस के लुसियाना में, और दूसरा है यूएस के वंशिंगटन में, और स्पेसिफिक जगह का नाम है हैनफोर्ड। समझ गए? पहली है लिविंगस्टन लुसियाना में, दूसरा है हैनफोर्ड वाशिंगटन में। इसी प्रकार से देखो वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में भी, जैसे इटली के विर्गो में, जापान के कागरा में, इस प्रकार की ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने वाली जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस्टेब्लिश हो रही हैं। इंडिया की अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, महाराष्ट्र में इसी प्रकार की ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश होगी 2030 से पहले, जैसे यूएस में है। कैसे काम करती है ये ऑब्जर्वेटरी? आसान भाषा में, एल शेप में होती है ये ऑब्जर्वेटरी। देखो बीम्स होती है ना, मतलब आप एक चीज समझिएगा, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकता है। टेक्निकली इनकरेक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि मिरर की जो लोकेशन है ना वो एक्चुअल ऑब्जर्वेटरी में थोड़ा अलग हो सकती है। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे दो मिरर हैं, अब यहां से बीम जाएगी यहां पे ए से बी पर, और यहां से जाएगी बी से ए पे। इस प्रकार से दो जो लेजर बीम्स की आर्म्स है ना वो जा रही हैं मिरर ए से मिरर बी की तरफ, बाद में आ रही हैं बी से ए की तरफ। अब अगर ग्रेविटेशनल वेव्स यहां से गुजरेगी ना, तो ना डिस्टेंस जो मेजर किया जा रहा है लेजर बीम के द्वारा वो डिसरप्ट हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और इसी से पता लग जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स की इंटरफेरेंस हुई है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, दो मिरर लगे हुए हैं ए और बी, लेजर बीम की दो आर्म्स दोनों मिरर से टकराती है, वापस आती है, फिर से टकराती है, वापस आती है। इस प्रकार से ये साइकिल चल रहा है। अगर ग्रेविटेशनल वेव्स यहां से गुजरेगी ना, तो डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में जो लेजर बीम के द्वारा मेजर किया जा रहा है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और इसी से ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन हो जाता है। सबसे पहली बार 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को यहां पर डिटेक्ट किया गया था। अब आपके मन में दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि फायदा क्या है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जैसे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। अब देखो मेन आर्टिकल, ये तो अभी तक हमने बेसिक्स की बात की, मेन आर्टिकल ये है, इस प्रकार का तीसरा डिटेक्टर अब इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहा है महाराष्ट्र में। जब ये डिटेक्टर इंडिया में इस्टेब्लिश होगा ना, तो इंडिया फेमस हो जाएगा ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च के लिए। इंडिया एज ए ब्रांड के तौर पे इस्टेब्लिश होगा कि बड़े साइंस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलते हैं। साइंस के मामले में इंडिया की जो रेपुटेशन है ना वो इंक्रीज होगी। लेकिन ना कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। चल्लाकेरे साइंस सिटी कर्नाटक के, ये कई बार ना
पेन सही ढंग से चलता नहीं है, एक सेकंड में ठीक कर लेता हूँ। हाँ, चल्लाकेरे साइंस सिटी कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश की जानी थी। यहाँ पे क्या होता, बड़े बड़े साइंस के प्रोजेक्ट्स चलते। कर्नाटक की सरकार नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये साइंस सिटी इस्टेब्लिश करना चाहती है। बट देखो, लोकल लोगों का ना विरोध स्टार्ट हो गया। सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि लोकल लोगों को यहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। फिर बोला गया, मतलब देखो कुछ चीजें उनकी जेन्युइन भी हैं। फिर बोला गया कि यहां पे बड़े बड़े साइंस के प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार के ना काफी सारे कंसर्न सामने आए, इसलिए ये चल्लाकेरे साइंस सिटी अभी तक फाइनल रूप में नहीं आ सकी है। एक और प्रोजेक्ट है INO, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, लेकिन जो एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वार्क है, क्वार्क के बारे में आपने सुना होगा। क्वार्क सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं एटॉमिक पार्टिकल। तो न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने के लिए अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी बननी थी। तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, बोधी वेस्ट हिल्स में, इस प्रकार की जगह है। मतलब नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो तो देख लेना, जहां तक मुझे याद आ रहा है यही नाम है। यहां पर भी ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश होनी थी। लोगों का विरोध स्टार्ट हो गया कि डिस्प्लेस किया जा रहा है लोगों को, इन्वायरमेंट पर खराब नुकसान पहुंचेगा जब यहां पे रिसर्च होगी। तो ये प्रोजेक्ट भी खतरे में आ गया। तो राइटर एक बात बोलना चाहते हैं, दिक्कत तब आती है जब लोगों को ना पता नहीं लगता कि प्रोजेक्ट का कितना ज्यादा फायदा होगा। उन्हें लगता है हमें तो नुकसान ही है, हमें क्या फायदा। सरकार अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और प्रोजेक्ट जब इस्टेब्लिश किया जाता है, लोकल कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखा जाता। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, दूसरी जगह पर भी होता है। हवाई में 30 मीटर टेलीस्कोप इस्टेब्लिश की जा रही है, जैसे वहां पे एक वोल्केनो है, वहां पे ये टेलीस्कोप इस्टेब्लिश की जा रही है। तो आरोप ये भी है कि ये पवित्र जगह है, यहां पे आप क्यों टेलीस्कोप इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो दूसरी जगहों पर भी ये कंसर्न्स आते हैं। कैसे हैंडल किया जाए? हैंडल देखो ऐसे किया जाए, जनता को पता लगना चाहिए कितना फायदा होगा इससे। मतलब अभी तो रिसर्च हो रही है, रिसर्च की एप्लीकेशंस भी आएंगी, और एप्लीकेशंस डेली लाइफ में हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाएंगी। ये सब बातें ना जनता तक पहुंचनी चाहिए कि देश के लिए गर्व की बात है। अदरवाइज ना ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, लोकल लोगों को तो ना क्लोनाइजेशन की तरह लगते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ना, तो उसी प्रकार से लोकल लोगों को लगता है कि विदेशी लोग ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी जमीन को लूटा जा रहा है, लोकल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। ऐसी फीलिंग आती है लोकल लोगों में, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लैटिन अमेरिका से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे देश आते हैं लैटिन अमेरिका में। पिछले कुछ सालों में ना इंडिया ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर ज़रा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने हाल ही में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, प्रागुए इन देशों में विजिट किया था, और इसी महीने के अंत में वो गुयाना और कोलंबिया इन देशों में भी जाएंगे। मैप आप देखना चाहते हैं तो एक बार मैप भी देख लीजिए। ये ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, कोलंबिया यहाँ पर है, ये गुयाना है, और ये है प्रागुए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में। अब देखो थोड़ा इतिहास जानते हैं। आज़ादी के बाद से ना इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरुआत में थे ही नहीं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में। ना तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे और इकोनॉमिक ट्रेड भी बहुत कम होता था, क्योंकि उस समय इंडिया ने ना ज़्यादा प्रायोरिटीज़ अपने पड़ोसी देशों पे रखी, जैसे चाइना पे, पाकिस्तान पे, या फिर मेजर कंट्रीज़ पे रखी, जैसे यूएस पे,
सोवियत यूनियन पे, यूके पे। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर उस समय इंडिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी 1948 में, रिलीज की गई थी भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें भी ये कहा गया कि इंडिया का फोकस लैटिन अमेरिका पर अभी काफ़ी कम है। इंडिया का इंटरेस्ट तो है इस रीजन में, बट अभी फोकस नहीं है, बाद में कभी टाइम मिला तो देखेंगे। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी देखो बहुत सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस थे। इस वजह से वो देश भी इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस उस समय नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। लेकिन देखो धीरे धीरे भारत की कंपनीज वहाँ पे गईं, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, भारत की कंपनीज के वहाँ पे प्रोडक्ट बिकने लगे, तो इंडिया का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज हुआ लैटिन अमेरिकन और इंडिया के बीच में ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका है। 2000 के बाद से हर साल ट्रेड 25% इंक्रीज हो जाता है। अभी ट्रेड $50 बिलियन के आसपास है। लेकिन देखो चाइना का लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ ट्रेड पता कितना है? $450 बिलियन। और ये जो ट्रेड बढ़ा है ना इंडिया का लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में, इसमें इंडस्ट्रीज का और ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की बहुत कारें बिकती हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। दूसरा पॉइंट, इंडिया अभी वेस्ट एशिया से काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करता है, बट इंडिया अपनी एनर्जी का जो सोर्स है ना उसे डाइवर्सिफाई करना चाहता है। सिर्फ वेस्ट एशिया के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। इंडिया की बड़ी एनर्जी कंपनीज जैसे ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, ये एक्टिव है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। ओएनजीसी एक्टिव है कोलंबिया में, भारत पेट्रोलियम एक्टिव है ब्राज़ील में। और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो भी इंडिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ मिलकर चलाना चाहता है, जैसे इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स। अब बात आती है कि ये जो लैटिन अमेरिकन रीजन है ना काफ़ी रिसोर्सफुल है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कॉपर और लिथियम यहाँ पे काफ़ी मिलता है। लिथियम, कॉपर, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, खास करके लिथियम की बैटरीज बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल हो सके, मोबाइल्स में, चार्जर्स में, यहाँ पे इस्तेमाल हो सके। इसके बाद लैटिन अमेरिका के जो देश हैं ना वो भी चाहते हैं कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट आए। वो भी अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर से ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रेडिशनली अमेरिका का दबदबा रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, लेकिन सिचुएशन ऐसी रही है जैसे इंडिया का पड़ोसी देशों के साथ में थोड़ी तलखी रहती है ना, नेपाल के साथ में, श्रीलंका के साथ में, यूएस की भी ना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में थोड़ा थोड़ा तलखी रहती है। डोमिनेंस रही है पास्ट में, लेकिन चिढ़ते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ यूएसए से। तो पनामा के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं इंडिया की कंपनीज अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आती है ना तो वो बड़ी मार्केट को एक्सेस कर सकती हैं। यहाँ की मार्केट भी काफ़ी बड़ी है। अभी ये रीजन काफ़ी सफ़र कर रहा है कोविड-19 की महामारी की वजह से। मतलब अभी तो महामारी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन पास्ट में इकोनॉमी को डिसरप्ट कर दिया। अब यूक्रेन वार चल रहा है, तो ये देश भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ जितना ज़्यादा एंगेज किया जाए बढ़िया है, इंडिया की इकोनॉमी से उन्हें फ़ायदा होगा। ट्रेड अभी नेग्लिजिबल है चाइना के मुकाबले में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। चाइना का लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड $450 बिलियन का है। बहुत कर्ज देता है चाइना इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को। चाइना की बिजनेस फर्म्स काफ़ी आगे आ रही हैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, हार्नेस करने के लिए, बट इंडिया की कंपनीज इस मामले में अभी भी काफ़ी पीछे हैं। अब लास्ट में राइटर कंक्लूड करते हुए ये बोलते हैं कि इन सभी चैलेंजेस को इंडिया को ओवरकम करना होगा। जो रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, इनको ज्वाइन करके इंडिया को काफ़ी फायदा होगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज करने में, या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने में, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया के रिलेशंस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया है। फिनलैंड आप देख लीजिए कहाँ पे है, बाल्टिक सी में है। फिनलैंड हैप्पीनेस के मामले में
दूसरे जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित इंडिकेटर्स हैं ना, उनके मामले में फिनलैंड का स्थान काफ़ी ऊपर होता है। वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं, हम स्टडी करते हैं, रशिया के साथ बॉर्डर मिलता है। कोल्ड वार के दौरान ना वैसे फिनलैंड न्यूट्रल था, कहने को न्यूट्रल था, लेकिन रिलेशंस अच्छे थे उस समय सोवियत यूनियन के साथ में। जैसे इंडिया भी कहने को नैम का मेंबर था, बट सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन इंडिया के ज़्यादा अच्छे थे, समझ गए? वैसी ही सिचुएशन फिनलैंड की थी। फिनलैंड पहले तो देखो सोवियत यूनियन के करीब था, लेकिन अब नाटो का मेंबर बन गया है। नाटो एक ऐसी संस्था है जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनी थी 1949 में। कलेक्टिव डिफेंस के कंसेप्ट पर काम करता है नाटो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी 31 मेंबर हो गए फिनलैंड को मिला के, 31 में से एक पर भी अटैक हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड पर, तो ये 31 के 31 देश मानेंगे कि हम पर अटैक हुआ है, सिर्फ फिनलैंड पर अटैक नहीं है, हम सब पर ये अटैक है। तो ये 31 के 31 मिलकर उस अटैक का जवाब देंगे। मतलब एक पर हमला, सब पर हमला, सब मिलकर उसका रिप्लाई करेंगे। यूएस पर हमला हुआ, नाटो ने मिलके, नाटो में जो भी देश थे उन्होंने यूएसए के साथ मिलके अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा बदला लेने के लिए। वैसे देखो स्वीडन भी मेंबर बनना चाहता है नाटो का। पहले भी इन्होंने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध स्टार्ट किया ना, तब इनका डर और ज्यादा बढ़ गया कि आज यूक्रेन की बारी है, कल को रशिया हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो नाटो का सदस्य बनने में फायदा है। उस समय यूएस बचाने के लिए आ जाएगा, नाटो के बाकी मेंबर बचाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी हम नाटो के मेंबर नहीं हैं। इसलिए नाटो के मेंबरशिप लेने की होड़ मची है कुछ देशों में। फिनलैंड को मिल गई है, जो स्वीडन को नहीं मिली है। पहले देखो नाटो में रूल ये है, सभी देश अगर एग्री होंगे ना, तभी किसी नए मेंबर को ऐड किया जाएगा। स्वीडन और फिनलैंड ऐसे देश हैं जिन्होंने ना टर्की के जो रिबल्स हैं ना, कुर्दिश वर्कर पार्टी के जो मेंबर्स हैं ना, अलग से देश की मांग कर रहे हैं, कुर्दिस्तान। अब ऐसे कुछ लोग टर्की से भागकर फिनलैंड और स्वीडन में आए हुए हैं। टर्की कहता है कि आप इन लोगों को हमें लुटा दीजिए। फिनलैंड और स्वीडन मना कर रहे थे, हम नहीं लुटाएंगे, हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार काफ़ी मजबूत है। तो टर्की नाराज था, फिनलैंड और स्वीडन ने। फिनलैंड ने तो जैसे तैसे करके टर्की से अपनी नाराजगी दूर कर दी, स्वीडन अभी नहीं कर पाया है। और रूल ये है, नाटो के सभी देश जब तक नहीं मानेंगे, जो भी मेंबर्स अभी फिलहाल हैं, तो नए देश को तब तक सदस्य नहीं दी जा सकती। तो टर्की नाटो का मेंबर है, वो मान नहीं रहा था। फिनलैंड के लिए मान गया है, स्वीडन के लिए अभी भी नहीं माना है। लेकिन देखो अब दिक्कत ये है, इन दो नए देशों को मेंबरशिप, दो देशों को नहीं मिली, अभी सिर्फ फिनलैंड को मिली है। फिनलैंड को मेंबरशिप मिल तो गई, लेकिन ना रशिया ये कह रहा है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध स्टार्ट किया था इसी इशू पर कि ना हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं नाटो की मेंबरशिप देके। अब नाटो का सदस्य अगर यूक्रेन बनेगा तो एंटी रशिया एक्टिविटीज होंगी यूक्रेन में, यह कहा था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध स्टार्ट करने से पहले। तो अभी फिनलैंड जो बिल्कुल पड़ोसी देश है रशिया का, वो मेंबर बन गया है नाटो का। तो रशिया एक बार फिर से नाराज हो गया है। रशिया आने वाले दिनों में देखो और ज्यादा एग्रेसिव होगा। रशिया बोल रहा है कि फिनलैंड को नाटो में शामिल करना यह रशिया के नेशनल इंटरेस्ट, रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब देखो इसमें ना एक और एंगल भी है। फिनलैंड ऊपर आता है, मतलब आर्कटिक ओशन से टच होता है फिनलैंड। अब धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होंगे, होने नहीं चाहिए लेकिन क्लाइमेट चेंज है, कड़वी सच्चाई है, तो वहां पे ना बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस बढ़ जाएगा। चाइना रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है आर्कटिक ओशन में रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करने के लिए। फिनलैंड का नाटो में शामिल होना यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज को आर्कटिक ओशन में एक एज देगा, एडवांटेज देगा। बट दिक्कत यह है, ये जो नॉर्डिक रीजन है ना, ये सारे देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहां में आने वाले समय में मिलिट्री एक्टिविटीज इंक्रीज हो सकती हैं। फिनलैंड की आर्मी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। तो आने वाले समय में आर्कटिक रीजन में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ये चिंता का कारण है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फिनलैंड के नाटो का सदस्य बनने से संबंधित। वैसे ना
नाटो में यूएस के जो एम्बेसडर है ना, उन्होंने इंडिया को भी ऑफर दिया कि इंडिया के लिए नाटो की मेंबरशिप ओपन है, अगर इंडिया ज़्यादा एंगेज करना चाहता है तो क्या इंडिया ज्वाइन करेगा? देखो, ना तो इंडिया ज्वाइन करेगा और ना ही 31 के 31 देश राजी होंगे इंडिया को मेंबरशिप देने पर। खास करके टर्की तो राजी नहीं होगा। टर्की के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। टर्की पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा दोस्त है। टर्की की तरफ से स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलती हैं कश्मीर इशू पर। हालांकि इंडिया ने टर्की की हेल्प की थी अभी भूकंप आने पर, बट इससे टर्की का स्टैंड चेंज नहीं होगा। तो इंडिया ने हमेशा से ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी अपनाई है। स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनमी है उस पर इंडिया ने काम किया है। कोल्ड वार के दौरान भी नैम में शामिल था इंडिया। तो इंडिया नाटो का मेंबर ना तो बनेगा और ना ही अगर बनना चाहे तो इंडिया को मेंबरशिप मिलेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाटो से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।